नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राजेंद्र मोहन भटनागर जी की कहानी रोज। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए रोज। आजकल आप खोए खोए से नजर आ रहे हैं, क्या बात है? अनीता ने हाथ से बैग लेते हुए पूछा। कुमार बराबर बूट के फीते खोलता रहा, जुराब उतारता रहा, जूतों को उतारकर एक तरफ सरका दिया, स्वयं को इजी चेयर पर इस तरह डाल दिया जिस तरह से घायल परिंदा गिरता है। आंखें बंद कर लीं, टाई की नॉट को ढीला करके छोड़ दिया। अनीता ने स्विच ऑन कर दिया, लेकिन पंखा नहीं चला। उसका माथा ठनका। उसे लगा जैसे बिल्ली रास्ता काट गई अथवा जैसे संटिंग करता हुआ इंजन चीखने वाला है। वह बूट उठाकर चल दी। कुमार कितना बदल रहा है। हारा थका सा निढाल हुआ, निर्जीव सा बनता जा रहा है। आंखों के पास का कालापन साफ नजर आ रहा है। कनपट्टी पर कलम के साथ ही हड्डी उभरती आ रही है। उसकी छाती धंसती जा रही है। सिगरेट के साथ विस्की का चाव बढ़ता जा रहा है। घर की अपेक्षा होटल का खाना भा रहा है। चार दीवारी के बाहर जीने की हर चंद कोशिश की जा रही है। लगता है घर को ग्रहण लग रहा है। निरंतर काला धब्बा अपना मुंह बाय बढ़ा आ रहा है। पर क्यों, कैसे? अनीता आज तक नहीं सोच पाई। तभी अनायास वह कुमार से पूछ बैठी। लेकिन कुमार वह नहीं जान पाया कि कब अनीता ने उसके सामने चाय रख दी। वह अब भी अधमुंदी आंखों से कुछ सोच रहा था। रोज की तरह उसने चाय उठाई, सिप करने लगा। आप कुछ बोलते नहीं, अंदर अंदर ही घुलते जा रहे हैं। आखिर मैं पूछती हूँ, क्यों क्यों जीते जी अपने को मारने की ठान ली है? वह बिलक पड़ी। कुमार के करीब कुर्सी खींचकर बैठते हुए वह बोली, मुझसे आपकी यह सूरत नहीं देखी जाती, भगवान के लिए। प्याले को टेबल पर रखते हुए कुमार ने एक बारगी अनीता की ओर घूर कर देखा, जैसे वह अनीता न हो, कोई अजूबा हो। फिर वह सहसा मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? चेहरे से साफ दिखता है। क्या यही आप अपने को मार डालना चाहते हैं? तेजी से उत्तेजित स्वर में अनीता ने उत्तर दिया। वह जोर का ठहाका लगा उठा। इतनी जोर का ठहाका लगाया कि चाय प्याले से छिटक कर उसकी पैंट पर गिर पड़ी और वह नीचे को खिसकते हुए पैंट की जेब में से रुमाल निकालकर पैंट पर उचटी चाय को पोंछता रहा। कुमार! वह चीख पड़ी। कुमार सकपकाकर एकदम चुप हो गया। कितनी कर्कश, कितनी भयावह और कितनी तेज आवाज थी। यह वही अनीता है जो कुमार के स्वर में कभी जादुई रस घोलती रहती थी। गहरी और लंबी सांस छोड़ते हुए कुमार कह उठती थी। उसे सचमुच लगने लगा था कि अब यह इमारत गिरने वाली है। उसकी आंखों में सत्ता ठहर गया और वह इतना ही कह पाई, कुमार, बस अब यही शेष रह गया है। फिर वही रोज की सी जली बुनी बातें। नहीं तो मुकेश की तरह गाकर कहूं, क्यों? ओफो! तेज रोशनी के साथ पंखा चलने लगा। बिजली आ गई थी। दोनों चुप हो गए। बातचीत रार में न बदल जाए, इससे बेहतर खामोश रहना है। परंतु खामोशी ऐसे मौके पर बेतरह चुभती है, अखरती है, तेवर बदलती हुई साफ जाहिर होती है। अनीता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कॉलेजीय जोश और तराने इतनी जल्दी रोज नामचे की लकीर बन दफना दिए जाएंगे। काश वह यह पहले सोच पाती। मन ही मन उसने सोचा और वहां से उठ खड़ी हुई। कुमार ने अब तक सिगरेट सुलगाकर कश लेना शुरू कर दिया था। अनीता रसोई तैयार कर चुकी थी, परंतु कुमार ने अभी तक हाथ मुंह भी नहीं धोया था। बच्ची कुमार से डरने लगी थी। वह दालान में खेल रही थी। उसे संतोष था कि आज बच्ची ने रो धोकर उसे कम से कम परेशान तो नहीं किया, अन्यथा कुमार तो उसे पल भर को भी नहीं लेता। उल्टा चीखता और कहता, सारे दिन घर में हाय है, बच्ची को भी नहीं रख सकती। ऑफिस में साहब की जी हजूरी
और घर में इन देवी जी की। हे भगवान, वह बराबर बड़बड़ाता रहता, कहता रहता, बंद करो इस खाने वाने को, साला एक पल को भी आराम नहीं, चैन नहीं, मैं तो होटल में खा लूंगा। और सचमुच होटल में खाना खाकर रात में देर से घर लौटता, देर तक सिगरेट का कश खींचता हुआ चुपचाप लेटा रहता। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि अनीता ने भी कुछ खा पी लिया है या नहीं। अनीता जब उसकी इस नई आदत से परिचित हो गई, तब उसके जाने के बाद वह कुछ नहीं बनाती और बिना कुछ खाए पिए सो जाती। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि परिवार की इकाई का ढोंग जल्दी दो टूक फैसले की मांग करने लगेगा। आज जब कुमार खाना खा चुका था, तब उसने कुमार से कहा था, यदि आपको आपत्ति न हो तो मैं भी सर्विस कर लूं। आज मंगला आई थी। वह कह रही थी कि उसके ऑफिस में फॉर द टाइम बिंग एक वैकेंसी है, यह जॉब मिल ही जाएगा। आप कहें तो हामी भर दूं। परिवार इकाई की मर्यादा बचाए रखने का उसे एकमात्र यही रास्ता दिखलाई दे रहा था। सो स्पष्ट था कि आज शादी फैशन से कुछ अलग नहीं है। फैशन जिसके पास सिर्फ वर्तमान है, भविष्य नहीं है, शीघ्र पुराना हो जाता है। वह इसी पुरानेपन को नए मोड़ देकर खींच ले जाना चाहती थी। पहले तो कुमार चुप रहा, सिगरेट के लच्छे बनाने में मशगूल रहा, परंतु थोड़ी देर बाद आक्रोशात्मक ढंग से बोला, क्यों, क्या मेरे से बोर हो गई हो? शब्दों को चबाते हुए उसने आगे कहा, यदि ऐसी बात है तो इजाजत है, और हां, दूर रहने की तबीयत हो तो उसकी भी इजाजत है। मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। इस बार, शायद पहली बार, उसने उसकी सबसे कोमल भावना को झकझोर दिया था। धरती फट सकती और वह उसमें समा सकती तो कहीं अच्छा होता। उसने कैसी मूर्खता की जो ऐसे इंसान से अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ विवाह कर डाला। नहीं, नहीं कुमार, नहीं, वह बिलख उठी। क्यों नहीं? कुमार ने दृढ़ता से कहा। नहीं, वह उठने को उद्यत हुई। ओ गॉड, मूर्ख औरत, तुम मन मन भर के आंसू ढुलकाकर अपने जातीय शस्त्र का प्रयोग करने से भी नहीं चूकी। औरत, वह शब्द उसके हृदय को चीरता चला गया। यह उसके सौंदर्य का अपमान था। शायद पुरुष नई उम्र की लड़की को इससे बड़ी गाली और नहीं दे सकता। वह चीख पड़ी, अब मैं आपके लिए औरत हो गई हूं, और नहीं तो क्या, नई दुल्हन हो? तो यह बात है। कहते हुए उसने गहरी सांस ली। अनीता के सपने तृणवत टूट रहे थे। उसके आंसू थम गए थे। उसे लग रहा था कि जैसे वह किसी मजबूत चट्टान पर खड़ी हुई है। अब उसमें दृढ़ता आ चुकी थी। न जाने वह कैसे बुदबुदाती हुई कह गई, शादी, शादी। कुमार ने पुनरावृत्ति करते हुए कहा, मैंने नहीं, आपने, बिना आपकी मर्जी के। यह तो आपका मन जानता है, लेकिन अब सोचना क्या है? शादी, जब आदमी का विश्वास प्यार से उठने लगता है और जीने की मजबूरी उसे झकझोरने लगती है, तब आदमी शादी करता है। यानी प्यार पर शुबहा और जीने के लिए साजिश करता है। वह गलती मुझसे भी हुई है। कुमार ने सिगरेट को एस्ट्रे में डाल दिया। एस्ट्रे से धुएं की लकीरें उठने लगीं। अब गलती को ठीक कर लीजिए। कम से कम यह रोज रोज का किस्सा तो खत्म होगा। जग हंसाई तो ना होगी। आहिस्ता से धोती के पल्लू को उंगली में लपेटते हुए अनीता ने कहा, तो तुम मंगला से बात कर लो। इजी चेयर पर आराम से पीछे की ओर देह के भार को छोड़ते हुए कुमार ने कहा। तभी बच्ची जोर से रोने लगी। उसका रोना रफ्तार पकड़ने लगा। बच्ची मां की अनुपस्थिति का आभास पाकर रो पड़ी थी। वह वहां से उठ गई तो फिर वह उस कमरे में नहीं लौटी। बच्ची के रोने की आवाज धीरे धीरे थम गई थी। कुमार ने सिगरेट जलाकर दाएं पांव को बाएं पांव पर चढ़ाया और सोचने का उपक्रम करते हुए कुर्सी पर पहले की तरह आंख बंद किए लेटा सा पड़ा रह गया। वह रात अनीता ने आंखों में काटी थी। बच्ची उसकी गोद में बिना दूध पिए ही सो गई थी। कदाचित उसने अपनी मां के दुख को महसूस किया था। रसोई खुली पड़ी थी। बर्तन बिखरे हुए जहां तहां पड़े थे। कई दिनों बाद आकाश साफ हुआ था।
बराबर वर्षा और बूंदाबांदी से मौसम उबकाई सा ले रहा था, परंतु आज हवा में नमी नहीं थी। दिन में तेज धूप निकली थी, जिससे उमस व सीलन की बदबू जाती रही थी। रात को चांद का प्रकाश तालाब में खिले हुए सफेद कमल के मानिंद बड़ा भला लग रहा था। अनीता को मालूम ही नहीं पड़ा कि दिन कब गेंद की तरह उछला और कब गोल किए गेंद की तरह अलग पड़ा हुआ अंतर्ध्यान हो गया। सारे दिन कपड़े धोती रही, कपड़े सुखाती रही। वह अलगनी पर से कपड़े उठाना वह भूल गई थी, क्योंकि रोज का पुराना किस्सा फिर खड़ा हो गया था। जिंदगी चौराहे पर आ खड़ी हुई थी। उसे साफ नजर आ रहा था कि आदमी जिस्म को लेकर जी रहा है, जिस्म उसके जायके का कारण है, लेकिन वह यह भूल रहा था कि जिस्म जल्दी ही सड़ने लगता है। इसलिए जिस्म को लेकर चलने वाले रिश्ते सब सौदाई हैं। कुमार का उससे संबंध जिस्मी था, अतः वह कुमार को दोषी नहीं ठहरा सकती है। कुमार का अपना नजरिया है। विवाह इस जिस्मी ताल्लुक के लिए पुरानी या सड़ी गली तजवीज मात्र बनकर रह गया है। वास्तव में आज के इस नजरिए को उसे दफना देना चाहिए। ऐसा करने से रोज रोज आदमी न मरेगा और न शेष जिंदगी मौत की तरह काटने के लिए उसे बाध्य होना पड़ेगा। अनीता ने बीए साहित्य, दर्शन और मनोविज्ञान में किया था। किताबी दर्शन में तो वह विशेष रुचि नहीं ले सकी थी, लेकिन अब उसे दर्शन की उपयोगिता समझने में देर नहीं लगती थी। यह सोचते हुए उसे हंसी आ जाती थी कि दर्शन अनिवार्य विषय कर दिया जाए। आज का आदमी छिछले दर्शन के सहारे छिछली जिंदगी जी रहा है। साहित्य लिखने का हर एक को अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिरफिरा साहित्य जातीय जीवन के अवसान का एकमात्र कारण है। साहित्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। इतने दुख में भी वह हल्का हो सकती है, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसके विचार प्रकाशनबद्ध हुए नहीं कि वैसे ही आंदोलनों की शुरुआत हुई। यूं भीड़ में खोया हुआ चेहरा उछलकर सामने आ जाएगा। और कुमार, जिंदगी एक दूसरे के लिए विद्रूप है। हर एक दूसरे के लिए साजिश रच रहा है। फिर जियो और जीने दो का नारा कैसा? कुमार के लिए माँ बाप से लड़ी, उन्हें छोड़ा, माँ इसी गम में मर गई, पिता इस्तीफा देकर भीड़ में खो गए और वह गोरखपुर से दिल्ली चली आई, अनजानी अनपहचानी जगह, जहां पहचानने वाले भी अनपहचाने होकर रहते हैं। 5 बरस में जिंदगी खाली होती नजर आने लगी। पहले बच्चे को कुमार की इच्छा से बलि चढ़ा दिया, दूसरा भी, और तीसरी बच्ची हुई। बच्चे गिराने के क्रम ने उसके गठन के जोड़ों को खोल दिया था, देह को पका दिया था। उसकी यह दलील इस बार कारगर साबित हुई थी कि कुमार के ऑफिस जाने के बाद उसका मन अकेले सन्नाटे में नहीं लगता है। विवाह के तीसरे वर्ष से ही जीने की बखिया उधड़ना शुरू हो गया था। धीरे धीरे छुटपुट झगड़े का यह क्रम रोज के लिए आवश्यक बन गया था। आरोप उछलने लगे थे। पैतरेबाजी का नया नया शौक आदत में शुमार हो चला था। मन के गुबार रह रहकर तंग करते थे। कुमार कहता था, मिस्टर तनेजा की फैमिली कितनी सुखी और कितनी खुश है। दोनों मिलकर 1 लाख से ऊपर कमाते हैं, ऐश से रहते हैं, मौज उड़ाते हैं। कभी कहता, तुम किसी पार्टी वार्टी में शरीक नहीं होती, हम तुम अकेले घूमते हैं और बोर होते हैं। मिसेज ब्रजबाला को देखो कैसे चुहल करती हैं, चुटकी काटती हैं। यह कहकर एक गहरी सांस लेता। यूं जिंदगी को एक रास्ता, एक तानता और उदासीनता ने अपने शिकंजों में जकड़ लिया था। दोनों ही इन शिकंजों को तोड़कर भाग जाना चाहते थे। यह शायद दोनों को मालूम नहीं था। तकरार का कारण भी यही था। इसी से कुमार का आक्रोश तेज होने लगा था और अनीता का स्वभाव उसी रफ्तार से पुख्ता होता गया था। आज जिंदगी की कहानी का क्लाइमेक्स था, ऐसी बात नहीं। इससे भी बड़े हादसे हुए थे और दोनों ने जज्ब कर लिए थे। हाँ, इससे पहले आशनाई को इस तरह से नहीं कोसा गया था। उसकी मांसपेशियां दर्द कर रही थी, सिर चकरा रहा था, हाथ पांव टूट रहे थे, आंखों में जलन थी, टखनों में दर्द जमा होता जा रहा था। सुबह जाकर कहीं अनीता की आंख लगी और वह बच्ची को लिए खटिया पर लुढ़क पड़ी।
इस प्रकार की तीखी और कड़वी घटना के बाद कुमार बिना कुछ खाए घर से ऑफिस चला जाता था और वह कुमार के जाने के बाद देर तक सोती रहती थी। बच्ची जग जाती तो कमरे में खेलती रहती, रोती रोती चुप हो जाती, फिर रोने लगती। रोते हुए थककर वह फर्श पर ही सो जाती, भूखी प्यासी। आज भी यही सब हुआ। अनीता ने आज निर्णय ले लिया था कि वह यह घर छोड़ देगी, मंगला के पास चली जाएगी। मंगला के अतिरिक्त उसका दूसरा कोई था भी नहीं। मंगला की प्रतीक्षा में न उसने कुछ बनाया और न खाया। हाँ, जाने की तैयारी अवश्य करनी शुरू कर दी थी। बार बार पिताजी की याद आ रही थी। काश उसका कोई अपना होता। सूटकेस में उसने 4 साड़ियों को तहकर करीने से लगा दिया था। बेबी के कपड़े अलग रख लिए थे। कुमार और उसकी शादी की फोटो जो सामने टंगी हुई थी, उसमें से उसने अपनी फोटो को फाड़ लिया था। कुमार की अकेली फोटो अब वहां रह गई थी। वह इस चहार दीवारी को लांघ जाने के लिए उतावली हो रही थी। मन को कस लिया था कि कुमार चाहे जो कुछ भी कहे, वह अब उसके पास नहीं लौटेगी। तभी उसे किसी के आने की पदचाप सुनाई पड़ी। वह चौकन्नी हो गई। उसके पांव दरवाजे की ओर अपने आप बढ़ने लगे। धड़कनें तेज हो गईं। उसने आज तक घर से बाहर पांव नहीं रखा था। वह दूसरों के सामने जाते हुए शर्माने लगती थी। उसकी गर्दन ऊपर नहीं उठती थी। हमेशा पांव के अंगूठे से फर्श कुरेदने का असंभव प्रयत्न करती हुई वह उसमें अपने आप को डुबो लेती थी। अब उसे दूसरे के घर जाना होगा, रहना होगा। तभी दरवाजे पर स्पष्ट दस्तक सुनाई पड़ी। उसने दरवाजा खोल दिया। भाभी नमस्ते। नमस्ते। भैया दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। सिर से बहुत खून बहा है। दाएं पांव की हड्डी टूट गई है। बार बार उनके लबों पर आपका नाम आता है और वह बच्चों की तरह रो पड़ते हैं। भाभी जल्दी चलो, दिनेश ने कहा था। दिनेश कुमार के ऑफिस में काम करता है। कुमार का पक्का दोस्त है। अनीता के पांव तले से जमीन खिसकने लगी। आकाश घूमने लगा। सारा तनाव जाता रहा। वह पागल सी बिलख पड़ी। हाय! उसके होठों से यह फुसफुसाहट अस्पष्ट सी निकली और वह तेजी से बच्ची को लेकर दिनेश के साथ होली। कुमार कदाचित सो रहा था। उसके सिर पर पट्टियां बंधी हुई थीं। पट्टियों पर रक्त की लालिमा उभर आई थी। ओष्ठ के ऊपर का भाग सिला हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं। चेहरा उदास था। धीमे से वह पलंग के पास पड़े स्टूल पर बैठ गई। हल्की हल्की सिसकियां बह निकलीं। इसी बीच बच्ची रो पड़ी और कुमार ने कराहते हुए आंखें खोल दी। अनीता कुमार की ओर झुकी और रो पड़ी। कुमार ने दाएं हाथ को उठाकर उसके सिर पर फेरा और फुसफुसाते हुए कहा, अनु ना रो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तूने खाना खा लिया ना? कहकर कुमार सिसक पड़ा। फिर धीमे से कहा, मैं अपनी करनी का फल पा रहा हूं। मुझे माफ कर दे अनु। कर देगी ना? सचमुच उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोड़ दिए। अनीता ने कुमार के हाथ अपने हाथों में लेते हुए उन्हें आंखों से लगाया, चूमा और सीने से चिपका लिया। सिसकियां भरते हुए कहा, मैं अभागिन हूं। इस रार का कारण मैं ही तो हूं। नहीं तो यह सब क्यों देखना पड़ता? जो गलती पर था प्रकृति ने उसे सजा दे दी। पगली कहीं की। तू रोएगी तो मेरा क्या होगा? मुझे धीरज कौन देगा? ना रो अनु, कुमार ने दर्द की पकड़ से अपने को छुड़ाते हुए कहा। बच्ची कुमार के पास खेलने लगी। उसे कुमार से डर नहीं लगा। तभी नर्स ने प्रवेश किया। कुमार को इंजेक्शन लगाते हुए कहा, डॉक्टर साहब राउंड पर आ रहे हैं, प्लीज बाहर जाइएगा। अनीता बच्ची को गोदी में उठाए हुए कुमार को गीले नेत्रों से देखकर धीरे धीरे कमरे से मुड़ ली और बाहर लौट आई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।